सभी दर्शकों एक बार फिर नमस्कार। और हम आज आपसे मिलवा रहे हैं बामनवास बोली के ऐसे क्रांतिकारी नेता से जिन्होंने सदैव हमेशा किसानों के लिए, जनता के लिए प्रयास किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आपको डिस्प्ले पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा होगा। ये यूथ लीडरशिप अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं विधानसभा बामनवास से। उससे पहले आज भी संघर्षरत है, प्रयासरत है, लोगों की सेवा लगातार कर रहे हैं। जहां भी आवश्यकता है लोगों को तुरंत पहुंचते हैं। इसके साथ प्रदेश मंत्री भाजपा किसान मोर्चा किसानों की समस्या हमेशा उठाई है और उन समस्याओं को उठाते हुए आज संघर्षरत है। इस तपती हुई धूप में दोपहरी के अंदर लोग जहां घरों में आराम कर रहे हैं एसी और टीवी और फ्रिजों के सामने, लेकिन आज भी प्रदेश मंत्री भाजपा नेता राम अवतार मीणा लोगों के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। तो हम आज इनसे आपकी बात कराएंगे ERCP, क्योंकि आज बामनवास बोली की अगर हम बात करें तो आज तक कोई भी नेता सामने नहीं आया, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आया, कोई भी जो अपने आप को लीडरशिप मानता था, कहीं भी किसी ने भी आज तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। लेकिन आज उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की किसानों के लिए इस समस्या को भांपते हुए सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल पर पहल की और ECP पर हम बात करें। तो रामदास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल से जुड़े और आप आज ERCP पे बात करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें कि ये जो ERCP है ये है क्या, क्योंकि कम से कम लोगों को, उन किसानों को, क्षेत्रवासियों को ये तो समझ में आए कि ERCP है क्या और हमें इसकी मांग क्यों उठानी चाहिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जी न्यूज़ पोर्टल ने मुझे आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है जो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं जिन किसानों के लिए लंबे समय से बहुत लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। आपने एक संवेदनशील मुद्दे के लिए मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ERCP एक किसानों की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना और पेयजल परियोजना है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों को शामिल किया गया है। ये झालावाड़ से लेकर के कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर तक जितने भी जिले आते हैं, अलवर है, अजमेर है, इसमें 13 जिलों की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए और पीने के जल के लिए, दोनों ही कामों के लिए यहाँ से जल उपलब्ध करवाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें भाजपा सरकार, जो विगत वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था कि नदी से नदी और बांधों से बांधों को जोड़ करके किसान के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए और जहां पीने का पानी नहीं उपलब्ध है वहां पर पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना पर, यह योजना का जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था वो 45,000 करोड़ रुपए का हुआ था, क्योंकि बाद में इसको संशोधित करते हुए 37,000 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन हुई। 37,000 करोड़ रुपया बहुत भारी राशि है। ये राजस्थान की सरकार नहीं पूरा कर सकती थी, तो उस समय तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी जी से वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए आग्रह किया था कि ये बहुत बड़ी परियोजना है, इसके लिए मुझे बजट चाहिए। तो वो वहाँ पर उस समय भी काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय DPR तैयार करके इस योजना के लिए वसुंधरा जी ने काफ़ी प्रयास किया था और उस समय मात्र हमको 6,000 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। 6,000 करोड़ रुपए में से कुछ राशि खर्च करके उधर झालावाड़, कोटा तक ये राशि खर्च करके कुछ काम प्रगति पे आया था, लेकिन बाद में धनराशि की कमी के कारण ये योजना आगे बढ़ नहीं पाई। देश के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में सिंचाई और पेयजल के लिए, किसानों के लिए बहुत सबसे बड़ी योजना थी, परियोजना है, जिस पर भाजपा की सरकार ने चिंतन किया। पहले भी बहुत सारी सरकारें रही राजस्थान में, कांग्रेस ने तो लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी उसने किसान के हित की बात नहीं सोची। भाजपा की सरकार ने आते ही इस पर विचार किया था और काफ़ी कदम आगे बढ़ करके इस पर काम भी किया। लेकिन यह योजना ऐसी है, इसमें राजस्थान की सरकार अकेले इतना बजट खर्च करने में सक्षम नहीं है। अब इस परियोजना को मुझे लगता है कि राजस्थान के वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है, उसने इसको फुटबॉल बना दिया, क्योंकि इस योजना की सैंक्शन के लिए
मध्य प्रदेश से नदियाँ सबसे ज़्यादा इससे जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, परवन नदी, जो भी नदियाँ आती है उसमें बहुत सारी नदियाँ हैं। उन नदियों का पानी जो वेस्टेज होकर के समंदर में जाता है, उनको रोकने के लिए वहाँ से अनुमति मध्य प्रदेश सरकार से लेनी होती है। उसके लिए आज तक हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं लिखा। जब तक वहाँ से हमको परमिशन नहीं मिलेगी उस पानी को रोक करके राजस्थान में लाने की, तब तक हम इस पर कोई भी कदम नहीं बढ़ा सकते। गहलोत साहब केवल प्रधानमंत्री जी और केंद्र के जल संसाधन मंत्री को पत्र लिख करके कहते हैं कि हमको इसका पैसा दिए। गहलोत साहब को तो केवल पैसा चाहिए। इस योजना की किस तरीके से क्रियान्वित और लाभ किसानों को मिले, इसकी योजना पर पूरी तरीके से काम करने की उनकी मंशा नहीं है। वो केवल इस योजना को आधार बनाकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का एक मन बना चुके हैं और वो केवल इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही इस इशू को समय समय पर उठाते रहते हैं। वो मन से नहीं चाहते कि ये योजना स्वीकृत तो नहीं तो उनको मध्य प्रदेश सरकार से इजाज़त लेकर के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ से एनओसी मिलते ही भारत सरकार के पास भेजे, भारत सरकार से अनुरोध पूर्वक कहें तो हमारे 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गहलोत साहब की इच्छा शक्ति केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है होने के कारण ये परियोजना आज भी राजस्थान में अधूरी है। इसका लाभ किसानों को नहीं। रामता जी, शंभुदयाल मीणा जी लिख रहे हैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए और नहलाओ जीवन बचाओ। तो ये राष्ट्रीय परियोजना अगर आ जाती है क्षेत्र के अंदर तो कितना किसानों को फ़ायदा होगा उसके बारे में? बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा इससे। और जो भी बंधु इस पोर्टल से जुड़ करके अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनका मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि वो किसान के बेटे ही होंगे, इसलिए वो किसान की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं और भारतीय किसान संघ का मैं लगातार 4 साल तक जिलाध्यक्ष रहा हूं और सवाई माधोपुर जिले में इस योजना को क्रियान्वित करवाने के लिए मैंने पिछली सरकार में बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे धरने दिए थे, बहुत सारी सभाएं की थी। मैंने 39 किसान सम्मेलन करके इस परियोजना को लागू करवाने के लिए बहुत ताकत के साथ में किसानों में जागरूकता का अभियान पूरे जिले में चलाया था। मुझे खेद है कि इस परियोजना के अंदर सवाई माधोपुर के 18 बांधों में से मात्र 5 बांधों को शामिल किया गया है। 5 बांधों में केवल मोरेल डैम तक इसको शामिल किया है। मोरेल डैम इसमें शामिल है, सुरवाल का डैम इसमें शामिल है, कुस्तला का डैम इसमें शामिल है, पाचोलास का डैम इसमें शामिल है और एक डैम और उधर का ही शामिल है। बाकी का इसमें बामनवास के बांध जो मोरा सागर उसको छोड़ दिया गया है, सिंगटोली बांध को इसमें छोड़ दिया गया है, गंगापुर का बनियावाला इसमें छोड़ दिया गया है, बामनवास के ही पास में एक आखोदिया बांध उसको छोड़ दिया गया है। इन बांधों को छोड़ने से, इन बांधों को जुड़वाने के लिए भी मैंने लगभग 6 बार ज्ञापन दिए हैं। आज से 4 साल पहले 4 साल पहले ज्ञापन देकर के मैंने इन बांधों को और इस परियोजना में जोड़ने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया था, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। हमें सेक्रेटरी से भी मिले थे सवाई माधोपुर जाकर के, सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिए थे। बहुत बड़ी सभा, एक 15,000 किसानों की सभा करके हमने साहू नगर सवाई माधोपुर में कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। बहुत सारा हमने संघर्ष इसके लिए किया, लेकिन किसानों में भी जागरूकता उस समय नहीं आ पाई थी। अब किसान जागरूक हुआ है और अब मैं राजनीतिक, चूँकि पहले मैं किसान संघ का अध्यक्ष था, अब राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का प्रदेश का मंत्री हूँ। लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान का बेटा होने के नाते पहले किसान के हक की और उसके अधिकार की बात करूँगा, क्योंकि अभी राजस्थान में सरकार चूँकि कांग्रेस की। रामता जी, अभी आपने बोला कि मैं प्रदेश मंत्री भाजपा का, किसान मोर्चा का प्रदेश मंत्री और एक किसान का बेटा भी हूँ। तो आप किसान के बेटे होते हुए भी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिख के कलेक्टर को ज्ञापन दिया जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या और पार्टी के लोग भी अगर आपके कंधे से कंधे मिलाकर अगर काम करें तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट का लाभ यहाँ क्षेत्रीय जनता को मिल सकता है? बिल्कुल बेशक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में इस प्रोजेक्ट को लागू करवाने की साफ मंशा है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कई सारे हमारे क्षेत्र राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल जी ने इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती के साथ में राज्यसभा के अंदर उठाया था। क्षेत्रीय सांसद हमारे सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी ने भी इसको लोकसभा में उठाया और भी कई सारे, ओम बिरला जी भी है, वो भी इस पर, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत गंभीर है इस विषय पर। हमारे सांसद हैं करौली वाले, वो भी बहुत गंभीर है इस विषय पर। सुमेधानंद जी जो हमारे सांसद है अलवर के, वो भी बहुत गंभीर है इस विषय पर। सारे सांसद बहुत गंभीर हैं जो भी हमारे इस क्षेत्र में आते हैं 13 जिलों में,
वो सारे सांसद इस विषय पर गंभीरता से केंद्र की सरकार को भी बता चुके हैं और केंद्र सरकार की भी मंशा है। रामता जी, देवीलाल मीणा जी लिख रहे हैं कि भाई साहब ईआरसीपी को मुद्दे को कांग्रेस बीजेपी न बनाकर हम केवल इसको आंदोलन करें और इसी मुद्दे पे बात करें तो हो सकता है जनता का भला हो। इस बारे बेशक मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने तो किसान संघ का अध्यक्ष रहते हुए इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया था और उस समय भी मैंने कहा था कि इसको फुटबॉल राजनीतिक नहीं बनाया, कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं बना करके किसानों का ही मुद्दा इसको बनाया जाए। तो मैं भाई देवीलाल जी को और जो भी बंधु इसको देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये किसानों का इश्यू है, इसको किसानों का इश्यू बना करके हम सब लोग एक मंच पर, एक जाजम पर आकर संघर्ष करें तो हमको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप जो क्षेत्र के लोग हैं, हालांकि कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जागृति आती जा रही, लोग इसको समझने लगे। तो आप क्या कहना चाहोगे कि लोग किस प्रकार आपका साथ दे, सहयोग करें ताकि इसके बारे में आगे जाके एक रणनीति तैयार कर सके? और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, मैं जितना समझता हूँ और जितने मेरे अब तक समझ में आया है कि लगातार कांग्रेस ने 55 साल और मिले जुले दलों के साथ में इसने लगभग 70 साल तक देश में राज किया है, लेकिन किसान के लिए इसने कभी नहीं सोचा। किसान के लिए सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। नदी से नदी जोड़ने की योजना माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। वो उस समय पूरे तरीके से सहयोगी दलों के माध्यम से चल रहे थे, तो उनका समर्थन नहीं मिल पाने के कारण वो योजना अधूरी रह गई। बाद में तब से ही भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में ये विषय था कि नदी से नदी जोड़ने का जो सपना अटल जी का था उसको पूरा करें। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस इश्यू पर बहुत गंभीर हैं और उनकी तो मंशा घर घर में जब नल कनेक्शन पहुंचाने की है कि जनता को, गरीब जनता को जल जीवन मिशन जो है उसके माध्यम से घर घर में नल का कनेक्शन करके गरीब घरों में वो पानी पिलाना चाह रहे हैं, घर घर में शौचालय बनाना चाह रहे हैं, घर घर में फ्री में गैस के कनेक्शन देना चाह रहे हैं, घर घर में जनधन का खाता खोल करके हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, किसानों को पीएम सम्मान निधि देकर के किसानों का जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चाहेंगे कि गांव गांव ढाणी ढाणी में किसानों को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध हो ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। अभी आपने बावनवास के आज भी कई गांवों में का दौरा किया तो पानी की जो हालत वो आपने देखी कि किस प्रकार के हालात आज भी कहीं न कहीं पानी की गांव में समस्या ही बनी हुई है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और जल जीवन मिशन की जिस प्रकार एक पहल हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हो सकता है आने वाले समय में इससे जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं आज भी गांव में इसको जुड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कहीं जुड़ भी नहीं रही, ऐसी सूचनाएं आ रही है। ठीक बात कही है। बामनवास तो हमेशा ही राजनीति का शिकार रहा। यहाँ केवल लोगों ने स्वार्थ की राजनीति करी है और अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की, जनता की बलि चढ़ाई है। अपने स्वार्थों के लिए नेताओं ने किसी के भी जीवन को दाव पे लगाया, किसी के भी हितों को दाव पर लगाया, न किसान के, न गरीब के, न बेरोजगारी के, न क्षेत्र के विकास पर किसी भी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। ये चाहे मैं सीधा इसको आरोप मान सकते हैं आप कि मैं पूर्व नेताओं पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के विकास के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जल जीवन मिशन तो केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अटल नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि गरीब को पानी मिले, पानी पर सबका समान अधिकार है। जल राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी की बपोती नहीं है। गरीब का और अमीर का, करोड़पति का और उद्योगपतियों का पानी पर बराबर का अधिकार है। तो उन्होंने नल कनेक्शन लगा करके घर घर में पानी पहुंचाने का एक जो बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, मैं धन्यवाद और साधुवाद के पात्र देश के प्रधानमंत्री जो गरीब के लिए सोच रहे हैं, जल के लिए सोच रहे हैं, सबको जल मिले। देवीलाल मीणा जी फिर दोबारा लिख रहे हैं कि साहब आप एक किसान नेता हो और आपको युवाओं से काफ़ी इंतजार है और आपको आगे आना पड़ेगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो देवीलाल जी आप पहले तो ये बताइए कि आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई लोगों की, जिस प्रकार हमारे डिस्प्ले पे नाम आ रहे हैं तो कई नाम हम छोड़ भी जा रहे हैं, तो हम उनको एक एक को देखेंगे। तो आपसे काफ़ी सारे लोगों की उम्मीद है, तो इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रामता जी आप क्या प्रयास करोगे और लोगों को भी किस प्रकार आप संदेश दोगे ताकि वो भी आपका सहयोग करें ताकि आप उनके उम्मीदों पर खरा उतर सकें? जी, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा भाई देवीलाल जी सहित और भी जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं अपने पोर्टल से। मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और बचपन से ही मैं 13-14 साल की उम्र से सामाजिक सेवा के कार्यों में लग गया था। छात्र राजनीति में मैं जिले का प्रेसिडेंट रहा हूँ और उसके बाद में मैं यूथ का भी अध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, फिर किसानों का अध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, बीजेपी का लंबे समय तक पदों पर रहा हूँ। मैं अभी बौली ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश में बीजेपी का सेक्रेटरी हूँ किसान मोर्चे का। मेरे सभी जवान साथियों से मैं आग्रह करूँगा
कि आपके मन की पीड़ाओं को, आपके मन की भावनाओं को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी अपने पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, जो गरीबी बिताई है, जो खून पसीने से धरती को सींच करके जिन्होंने दूसरों का पेट पालने का जो काम किया है, वो आज न कोई राजनेता न कोई अधिकारी कोई अपने दर्द को नहीं समझ पाया इतने दिनों से। तो अब आपने अपने पूर्वजों की पीड़ा को समझते हुए आज आपने प्रत्यक्ष में इनके दर्द को देखा है और आप उस दर्द के लिए काम करना चाहते हैं। बेशक मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका ये भाई अपने खून और पसीने की एक एक बूंद किसान के लिए, जवान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, शोषित, पीड़ित और उपेक्षित व्यक्ति के लिए देने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप जब भी आह्वान करोगे, जब भी याद करोगे, मैं आपकी सेवा में तत्पर खड़ा एक कमेंट हमारे पास ये आया रामदास जी सर कि जो गैस सिलेंडर है वो काफ़ी महंगा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, ये बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं, ये राष्ट्रीय न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं और ये राजनीति के बड़े इश्यू हैं। इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा कि गैस अपने यहाँ हिंदुस्तान में बनती नहीं, कहीं से आयातित की जाती है और उस पर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं। और टैक्स, जैसे डीजल की भी बात करेंगे तो डीजल महंगा होता जा रहा है। किसी ज़माने में 25 रुपये लीटर मिलता था, फिर कांग्रेस के राज में 70 रुपये तक आ गया, अब भी वापस बढ़ते हुए। देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को अर्थशास्त्री कहते थे, मनमोहन सिंह जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मैं किसी भी सूरत में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। जो वो देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए। तो ये तो क्या डिमांड के अनुसार बढ़ती जा रही है। हम एक परिवार में पहले एक सिलेंडर एक चूल्हा जलता था, आज 4 भाई हो गए, अलग अलग जल रहे, 4 सिलेंडर आ गए, तो महंगा तो होगा ही डिमांड के अनुसार। फिर भी सरकार काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है। इस पर सब्सिडी देने का भी उन्होंने पहले प्रयास किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, और अभी वापस से सब्सिडी चालू कर दी है। 230 रुपये की अभी सब्सिडी वापस चालू की है और भी महंगाई को कंट्रोल करने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गैस और पेट्रोल, ये 2 चीज़ें हमारे देश में इतनी नहीं है जितनी हमको आवश्यकता है, बाहर से आयातित की जाती है। तो इसलिए ये तो इन पे टैक्स लग कर ये महंगी हो जाती है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ, क्योंकि केंद्र के जो टैक्स है वो तो जीएसटी लगा के जितने भी है उससे ज़्यादा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये जो ERCP है, ERCP एक बहुत बड़ा मुद्दा है और क्षेत्र में हो सकता है काफ़ी सारी खुशियाँ आ सकती है। किसानों को फसल के लिए पानी मिल सकता है, जनता को पीने के लिए पानी मिल सकता है। तो इसकी जो रूपरेखा है आप किस प्रकार के आने वाले समय में तैयार करना चाहते हैं और जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं, या जनता का किस प्रकार का आपका सहयोग ताकि इसको आप एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इसको घोषित करा सकें? मैं पहले बता चुका ना, मैं किसान संघ का अध्यक्ष था। मैंने 39 सभाएं की थी। 39 सभाओं के अंदर मेरे फर्स्ट जो ज्ञापन का मुद्दा है वो, उसमें पहली डिमांड ईस्ट कैनाल है, पूर्वी राजस्थान नहर है। हमने कहा था वो ईस्ट कैनाल का पर काम चालू किया जाए और इसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाए। इस मुद्दे को लेकर के मैंने जन जागरण भी चलाया था और अभी भी मैं इस मुद्दे पर लगा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी सारे अभी भी इधर बामनवास क्षेत्र में जब भी मेरा दौरा हो रहा है तो मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, किसानों को जागरूक कर रहा हूँ। ये अपना हक है, अधिकार है, इसके लिए आप संघर्ष करके खड़े होइए। अभी देवलाल जी फिर लिख रहे हैं कि सब सवाई माधोपुर में ERCP को लेकर कोई बड़ा आंदोलन या कोई ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं हुई जिससे किसका हमको लाभ मिल सके। जब तक हम राजनीतिक हितों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इस परियोजना पर सही तरीके से जंग नहीं लड़ सकते और इस पर जंग लड़ने के लिए हम सबको आपस में तालमेल बैठा करके सामूहिक हितों के साथ में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। रामदास जी, क्षेत्र की जनता को अब आप क्या आखिरी में क्या कहना चाहोगे ताकि ERCP पे आपकी एक नज़र से अब उनको क्या संदेश देना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे इन लोगों को? मैं सभी किसान भाइयों से और क्षेत्र के जवान साथियों से अपील करता हूं कि ERC पर अपन को काम करने के लिए सामूहिक रूप से एक जाजम पर आना पड़ेगा। हमें कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता बनकर नहीं, केवल किसानों के सिपाही बनकर के हम काम करेंगे तो इसमें हमको सफलता मिलेगी। और इसके लिए हमको राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके किसान हित में सोच करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम बड़े नेताओं का सहयोग भी लेंगे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब लोग आपस में अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर काम करेंगे तो हमको ज़रूर सफलता मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है जब हम सोचते थे कि दिल्ली से मुंबई के लिए 8 लाइन निकल करके यहाँ से 12 घंटे के अंदर दिल्ली से बम्बई पहुँचा जा सकता है, कोई ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन केंद्र की सरकार ने और हमारे नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने
3 साल के अंदर इसको तैयार करके और आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा एक किसी ने कल्पना नहीं की थी, ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके उसको 2022 में कंप्लीट करने का ठान लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पूरी नहीं हो सकती। हमने, जनता ने ठान लिया तो डेफिनेटली मैं कहता हूं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या हमारी भारत की सरकार, केंद्र की सरकार हो, जनता के हितों के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकारों की मजबूरी होती है कि जनता के हितों को साधे। रामदास जी, अभी कुछ दिनों पहले की बात थी कि जब किसान थे, जो किसानों में एक समस्या पैदा हुई थी कि जो आवारा जो पशु हैं उनको लेकर, और आपने कई सारे इन पर पहल भी की थी गौशाला के लेकर। लेकिन जैसे ही फसल कट के तैयार हुई और अपने घरों में फसल आई या बेच दी किसानों ने, तो गौशाला की मांग को भी बिल्कुल भूल गए। लेकिन आने वाले समय में अभी 2 महीना 15 दिन या 2-1.5 महीना बाद में फिर किसानों की बुआई का समय आ रहा है, साढ़ आ रहा है, और फिर वो किसानों की बुआई होगी खेतों में। उसके बाद फिर वही गौशालाओं की मांग उठेगी या गायों को इधर से इधर भगाया जाएगा। तो इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मेरा ये इशू भी है। मेरे क्या है कि 21 बंधु हमेशा मेरे ज्ञापनों में रहे हैं, और अभी भी मैं चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, चाहे किसान संघ का रहा हूँ, उस समय भी मैंने इन मुद्दों को रखा था। और गौशाला का मुद्दा तो मैंने इतने जोर से उठाया था उस समय कि दोनों ही पार्टियों की मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया गया था। और कांग्रेस ने तो घोषणा भी करी थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम हर ग्राम पंचायत लेवल पर गौशाला खोलेंगे। लेकिन इन्होंने 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी कहीं पर किसी भी ग्राम पंचायत पर गौशाला नहीं खोली। खैर, कांग्रेस की तो नियत में खोट रही है। इन्होंने कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया था, कर्ज माफी का भी वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। इन्होंने संविदा कार्मिकों को नियमित करने का मुद्दा उठाया था, वो भी नहीं किया इन्होंने पूरा। इन्होंने किसानों का जो है सोसाइटियों का बढ़ाने का भी वादा किया था। 10,000 20,000 से ज़्यादा किसी को सोसाइटी नहीं जा रखी, जबकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने आदेश कर रखे हैं कि 1.5 लाख रुपए तक किसान को सोसाइटी दी जा सकती है। ये 20,000 25,000 लास्ट 50,000 से ज़्यादा किसी को नहीं दे रखी सवाई माधोपुर जिले के अंदर। दे रखी होगी तो कोई इसका कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा, उनको देते हैं, नहीं दे रखी। तो गौशाला का इशू है। हमारी विधायक महोदय ने तो स्टाम्प पे लिख कर और दिया, हस्ताक्षर और कर रखे हैं कि मैं विधायक बनती हूं तो सबसे पहले गौशाला का निर्माण करवाऊंगी बामनवास में, और आपके जहां पर भी जरूरत है 2-3-4 जगह पे उन्होंने कहा था। तो वही वादे को मुकर गए कि हम नहीं बना सकते। तो इन लोगों पर क्या कर सकते हैं, ये तो वादा खिलाफी करने वाले लोग। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी, आपको, आप जुड़े, और आने वाले समय में हम इनसे कई सारे मुद्दों पर आपकी खुली चर्चा जरूर करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।